जी, फैज़ भाई, ये अभी ये जैसा पिछले पिछले 1.5-2 साल में जो हालात गुजरे अफ़गानिस्तान वगैरह में और जो चेंजेस आए, तो एक क्लियर हुआ वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ताल्लुक से। एक वर्ल्ड वाइड जो व्यू पहले था स्ट्रिक्टली कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है, आज से 5-6 साल पहले भी, तो एक व्यू क्लियर हुआ उनका कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक उनका भी अपना एक पहचान है उसके अलावा भी जो हम समझते हैं। लेकिन जैसा आज भी चैलेंजेस है, जैसा आज से 5-6 साल पहले तो 2014-15 में तो इतने ख़राब हालत थे कि जो ISIS वगैरह थी, तो उनके बारे में अब आम लोगों से आके सवाल पूछते थे, नॉन मुस्लिम वहाँ ब्लैंक हो जाते थे। जैसे मैं पर्सनली, मुझसे आके कोई पूछता था, तो ऐसे हालत में हम आम तौर पे क्या क्या हमारा जवाब रहना चाहिए कि एक आम मुसलमान क्या जवाब देना चाहिए। और इसके ताल्लुक से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, ऐसा मुझे पर्सनली लगता कि उलमाओं के तरफ से या ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से, कि एग्जैक्टली है क्या, आप बता दे तो हम वहाँ जवाब दे सकते हैं। देखिए, भाई ने सवाल किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो काफ़ी बदनाम होती है, उसकी वजह से इस्लाम को बदनाम किया था, मुसलमानों को बदनाम किया था। बाद में पता चलता है कि वैसा नहीं, हालत वैसे नहीं है। अब ऐसे टाइम पर कोई हमसे सवाल करे तो हम क्या जवाब दें। जैसे उन्होंने मिसाल दी अफगानिस्तान की कि वहाँ एक प्रॉपर एक जमात थी जिनको तालिबान कहते हैं और काफ़ी बदनाम थी। अब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली और सारी चीज़ें, और ये मामला अब दुरुस्त हो रहे हैं, वर्ल्ड उनको रिकग्नाइज़ कर रहा है और पता चल रहा नहीं वैसे नहीं थे जैसा उनके बारे में बताया गया। तो हम लोगों से ऐसे सवाल, वैसा ISIS के बारे में फुला हो रहा, तो हम क्या करें। पहली चीज़ तो याद रखिए, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर सोर्सेज के थ्रू आती है, और जनरली वो न्यूज़ मीडिया होता है, न्यूज़ चैनल्स होते हैं। जब उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है तो यहाँ किसी को कैटेगराइज करना अच्छे बुरे में बिल्कुल नामुमकिन हद तक होता है। इसलिए कि अक्सर मीडिया जो है, स्पेशली जो न्यूज़ मीडिया प्रिंट में हो या जिसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो, ये सब के सब जो है पॉलिटिकल बायसनेस के साथ रिले करते हैं या प्रिंट करते हैं। पॉलिटिकल बायसनेस या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ ही होता है, जिसके नतीजे में वो देखते हैं कि बड़े जो गवर्नमेंट से दुनिया में जो चल रही है उनका क्या बोल रहा है, वो वही चीज़ को बोलते हैं लोगों के सामने, वही पर्सपेक्टिव या वही सोच या वही फिक्र लोगों में जगाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा खेल खेलते हैं हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ कि यहाँ सबसे पहले अमेरिका क्या बोलता है, अमेरिका के जो ईस्टर्न अलायंस है, अमेरिका हमारा वेस्टर्न अलायंस है, जैसे यूरोप क्या बोलता है, नेटो जिसको हम बोलते हैं, याद रखें, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ क्या बोलते हैं, ये डिफाइन करता है पूरी दुनिया को, इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं और ये मुल्कों को, सारी चीज़ों को इसी तरह बर्बाद करते हैं। आइए एक मिसाल के लिए हम लेते हैं कि हम जो लीबिया की एक मिसाल लेते हैं, आपने कहीं दिए लीबिया की मिसाल लेते हैं, चूँकि वो सब हो गया हमारे सामने, उसको ख़त्म कर दिया एक तरह से। लीबिया की मिसाल लेते हैं। आज लीबिया के अंदर कम से कम 2 अलग अलग गवर्नमेंट्स चलती है। एटलीस्ट इससे पहले का जो रूलर था गद्दाफी, उसके अंदर 40 साल तक, 4 डेकेड्स तक कोई दूसरा नहीं आया और इंसानी जान और माल महफूज रहे। अभी 2 गवर्नमेंट से और मिलियंस में लोगों की जानें जा चुकी है। इन्होंने जो आज़ादी दी, सो कॉल्ड इन्होंने आज़ादी दी उसको, जबकि जो गद्दाफी का जो पीरियड था, मतलब पॉलिटिकली कैसा बताते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने मीडिया के थ्रू इसको क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि इनको अटैक करना था। तो पहले ये एक लोगों को ये पर्सपेक्टिव दे देते कि अब जो हम करने वाले, इससे पहले बता देते कि हम इतने ख़राब लोगों पे अटैक करने वाले हैं कि तुम लोग समझ लो इसको, जिसके लिए उन्होंने मीडिया का कंटिन्यूस इस्तेमाल किया और कई सालों तक बदनामी की कि ज़बरदस्ती बैठा हुआ है। देखिए, वो जालिम था, जाबिर था, क्या था, मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी सदारत में कम से कम मुल्क में अमन था, 10 गवर्नमेंट नहीं थी और लाखों लोगों की जान तो नहीं गई थी। ये बात तो आपको समझ रही होंगी, ये बात तो समझ नहीं। आप बोल सकते 100 लोगों को मार के वो हुकूमत में आ गया था, लेकिन अभी 10 मिलियन मरे, 1 मिलियन लोग मर चुके हैं, 2 मिलियन गुमशुदा है, बीमारियां हैं, बच्चों का ये और कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। इससे तो बेहतर था ना वो 100 लोगों को मार कर आया था। तो आपने पहले एक पूरा नैरेटिव बोलते हैं जिसको, ये नैरेटिव बयान करते हैं पूरे दुनिया के अंदर। नैरेटिव इन्होंने बयान किया, कई सालों तक बयान किया। फिर इस नैरेटिव्स को ये पिनाकल और पीक पे ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं माने हमको, फिर ये फिल्में बनाते हैं, इन्होंने उसके खिलाफ फिल्में बनाई, एक्टर को लेके वैसे बाल बनाए, फिर उसका जबर और जुल्म बताया। कौन सा प्रिंस बोल के उन्होंने फिल्म डाली थी, एकदम फहाश, बेकार, औरतों पे जुल्म करने वाला, औरतों को सेक्स की तरह इस्तेमाल करने वाला, औरतों के साथ ये करने वाला, वो करने वाला, फला पूरा वो एक, समझे ना, वो बनाए। और उसके बाद इन्होंने उस कंट्री को अटैक किया। ये इस तरह से मीडिया करते। अब ऐसे मीडिया के थ्रू आप देखेंगे तो कैसा होंगे, जबकि जो चीज़ें मैं जानता हूँ, जो चीज़ें बताई जा रही है, जब तक गद्दाफी वहाँ था, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस नहीं थे, स्कूलिंग के चार्जेस नहीं थे। उसने लीबिया को जो है एक ओएसिस में कन्वर्ट कर दिया था। दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं वाटर इरिगेशन सिस्टम, रिवर सिस्टम, उसने पूरे कंट्री में लाया था, जो खुद लोगों का बयान है कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड था। उसने जो पानी का सिस्टम बनाया था पूरे लीबिया के अंदर, जो सबसे लॉन्गेस्ट सिस्टम है, जो मैन मेड रिवर्स है, तो उसने पूरे लीबिया को एक जिसको कहते हैं ओएसिस में कन्वर्ट कर दिया था।
तो ये लोग एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, फिर शख्सियत वो करते हैं, फिर इदारों को करते हैं और फिर जंगें छिड़ाते हैं। फिर जो करा आपने बहरहाल देखा, तो ये एक था। सेम काम इन्होंने और कई कंट्री के साथ किया, इराक के साथ किया, और आखिर में क्या नैरेटिव पेश किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। आखिर में क्या कहा, वी आर सॉरी, हमसे गलती हो गई थी, और तुम्हारी गलती थी, लेकिन जो 1 मिलियन लोगों की जाने गई और इतने लोग घरों से निकाले गए, इनका क्या? कुछ नहीं। आप समझ, तो ये इनके नैरेटिव होते हैं, सेट करते हैं। तो ये बहुत शातिर लोग हैं, तो लिहाजा अब इनसे हम लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आइए इन्हीं नैरेटिव की एक मिसाल में यूक्रेन वॉर देता हूँ। यूक्रेन में वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन के अंदर घुसा, तो इनके सिर्फ बयानात सुनना था आपने, जो मीडिया बोल रहा था, दिस इज़ नॉट अफगानिस्तान, दिस इज़ नॉट इराक, दिस इज़ नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, दिस इज़ नॉट जिसको कह रहे हैं अफ्रीकन कंट्री, दिस इज़ यूरोप। तो तुम्हारी नस्लें कौन सी ऊँची होगी दूसरे लोगों से? कब से ऊँची होगा? तो सिर्फ चमड़ी के रंग से अपने आप को क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ यूरोप, ये हमारे यूरोपियन गोरे भाई है जो मारे जा रहे हैं, ये कोई अफगानी नहीं है, ये कोई अफ्रीकी नहीं है, ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, ये कोई इराक नहीं है, ये कोई मिडिल ईस्ट नहीं है। अल्फाज अदा करे उन्होंने, मतलब ये सब कुत्ते बिल्लियाँ बंदर ऐसे इन इलाकों में रहने वाले, और यही सिर्फ इंसान है जो यहाँ रहते हैं। तो ये नैरेटिव सेट कर रहे थे ये लोग, ताकि पूरी दुनिया को जोश दिलाए कि रशिया के खिलाफ खड़े हो। देखिए वॉर में क्या हो रहा है, जाने तो जाती है, हमको पता है ये वॉर कैसे होते हैं आजकल के, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोप को अपने ही किए की सज़ा भुगतना पड़ रही है। बोलते ना, जो आग आपने जलाई थी वो चटका आज आपको भी लगा। हम बिल्कुल मासूम जानों के जाने पे खुश नहीं हैं, हम लोग वॉर से खुश नहीं होते हैं, लेकिन तुमने जो करके जो मुल्कों को बर्बाद किया ना, मिलियंस में लोगों को बर्बाद किया। सिर्फ एक एम्बार्गो इराक पे लगाया था वॉर से पहले, वो एम्बार्गो के अंदर बताया जाता तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा बच्चे मरे थे। एम्बार्गो क्या था, मेडिसिन दी नहीं जाती थी, डोजेज जो होते बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं दिए जाते थे, जिसके नतीजे में ये रिपोर्ट बताती है कि 5 लाख बच्चे सिर्फ उसकी वजह से मरे थे, जब उनको जो डिजर्व करते थे डोजेज। तो ये ऐसे सैंक्शंस लगाते हैं। अब बोल रहे हैं यूरोप है, ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं वाला नहीं, तो इनके नैरेटिव्स। अब ये नैरेटिव्स जो ऐसे सेट करते हैं, अब इस माहौल में आप क्या इसका जवाब देंगे? जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपने अफगानिस्तान के बारे में कही, उन्होंने क्लियर आस्पेक्ट मतलब अपना नुक्ते नज़र रखा, आज आके दुनिया के मंजर पे आके वो बता रहे हैं हम कौन है ना, क्लियर कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है इस मीडिया के झूठ के बीच में एक करेक्ट नैरेटिव पेश करें, इस लाई के पूरे जिसको कहेंगे झूठ के समंदर में, नेट में एक सही चीज़ बताएं, मुश्किल होता है। तो मैं ये कहूँगा ऐसे टाइम पे खामोशी इख्तियार कर ले और कहिए बहुत बड़े क्वेश्चन से बोलना, मेरे और आपके जैसे लोग इस पर आंसर नहीं कर सकते। सिंपल, क्योंकि जो नैरेटिव देखिए यहाँ होता है, ये मैं बताता हूँ, हमारे पास बोला जा रहा है फलां वार हमने जीता, हमारे पड़ोसी मुल्क की देखिए वहाँ होता है फलां वार हमने जीता, दोनों अपने नैरेटिव थे। हमारे पास चल रहा है फलां मुल्क में ये टेररिस्ट के कैंप्स इतने, उनकी न्यूज़ देखो वो बताते हैं इनके पास इतने टेररिस्ट कैंप्स हैं। दोनों एक दूसरे को सिर्फ ब्लेम करने लगे, तो राइट पर्सपेक्टिव नहीं मिल सकता ऐसे उसमें। लिहाजा वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं हम, थोड़ा रुक कर देखें। तो आप कहें कि ये इतने बड़ी बातें आप मुझसे पूछ रहे आम आदमी से, मेरे को आप भाजी तरकारी का भाव पूछो, दुनिया में आसपास क्या चल रहा पूछो, तेरी मेरी ज़िंदगी में क्या इशू पूछो, तो वो आएंगे वो कंट्री में ये हो रहा, फलां में हो रहा, मलेशिया में ये हो रहा, अफगानिस्तान में ये हो रहा, इंडोनेशिया में ये हो रहा, पाकिस्तान में ये हो रहा, सऊदी में ये हो रहा, कहाँ तक आप जवाब देते बढ़ेंगे? ये इंटरनेशनल इशूज़ है सब। आप बोलिए बोलना, हम लोकल इशूज़ से बात करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक। और ये और ज़ाहिर सी बात है, जब इतना बड़ी कम्युनिटी है मुस्लिम जो इतने ज़्यादा है, तकरीबन 56 कंट्रीज़ है, तो इशूज़ तो कुछ ना कुछ 56 में से होंगे ही ना बोलना। अब इंडिया एज अ हिंदू कंट्री, तो इंडिया भी नहीं है सेकुलर कंट्री, बट मेजॉरिटी हिंदू कंट्री में नेपाल आता है और इंडिया आता है हमारा, तो दोनों के अंदर दो ये बोलना तो समझ में नहीं आते इशूज़ क्या है। लेकिन जब 56 हो जाएंगे, तो 2 भाई है तो उनके इशूज़ अलग होंगे, 56 भाइयों के इशूज़ तो अलग होंगे ना। 2-4-5 लड़ेंगे, 2-4-5 भिड़ेंगे, 2-4-5 के झगड़े होंगे, 2-4-5 सही करेंगे, 2-4, वो बहुत बड़ा हुआ है बोलना, तो वो ना करते हुए हम लोकल ही देखते हैं क्या है। इस तरह से अगर बात करें तो मैं सेफ़ है और अच्छा है, चूँकि आज आप एक चीज़ बोलेंगे जिसका कोई आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा कहीं भी, कौन रेफरेंस देंगे आपको कि ये सही है गलत। लिहाजा वेट एंड वॉच करें, और बाकी जगह आप बोले कि इस्लाम से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इनके अच्छे और बुरे होने से इस्लाम पे कुरान पे फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अगर ये बुरे हैं तो हम भी इनको बुरा मानेंगे, अगर ये अच्छे हैं तो इनको अच्छा मानेंगे। अभी मीडिया जो हमको बता रहा है उसको हम देख रहे हैं, ये गलत भी हो सकता है, चूँकि ऐसे नैरेटिव्स इन्होंने पहले भी लोगों के बारे में दिए और बाद में इन्होंने माफ़िया मांग ली और इसको वो कर दिया। आप देखिए UK के प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी, बराक ओबामा ने माफ़ी मांगी, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, सब ने कहा कि हमसे गलती हुई, इराक अटैक हमारी चूक थी, लेकिन नुकसान का भरपाई कौन करेंगे बताइए। ये लोग ऐसे होते हैं और निकल जाते हैं। मीडिया ने इसको कभी हाईलाइट नहीं किया, ना ये चीज़ कभी आपको सुनने में आई होगी। तो इस लेवल तक इनका काम आप बताइए। लेकिन आज जिसने वो न्यूज़ देखा हुआ है अटैक्स वाली, अटैक हो रहा, वो तो आज भी इसको वही मानता है ना। तो ये लोग इतने जो है मीडिया के यूज़ करने वाले चाहते हैं, तो लिहाजा इंटरनेशनल इशूज़ पर खामोशी इख्तियार करना मैं समझता हूँ एक आम मुसलमान के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो कोई नेगेटिव आलिम भी आपको नहीं दे पाएंगा, क्योंकि वो भी वही देख रहा है जो मीडिया उसको बता रहा है। मुश्किल होगा कि कुछ भी बताया जाए। खामोशी इख्तियार कर ले, ये आपको वाकई में राइट काइंड ऑफ नॉलेज है या लॉजिकली आपको पता है
अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।